हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं वृत्त यानी कि सर्कल। आप अपने आसपास में कई वृत्ताकार आकृतियां प्रतिदिन देखते हैं। जैसे कि आप किसी गाड़ी का चक्का देखते हैं, वह चक्का किस रूप का होता है? वो वृत्त के आकार जैसा ही होता है, इसी रूप में ना होता है ये चक्का। ठीक है। आप घर में आपकी बहन माँ जो चूड़ी पहनती है उस चूड़ी को देखते हैं, वो भी वृत्ताकार का होता है। ठीक है। आप जो 1 रुपए का सिक्का देखते हैं, 2 रुपए का सिक्का देखते हैं, वो सिक्के कैसे होते हैं? वृत्त के आकार के होते हैं, वृत्ताकार होते हैं। ठीक है। आप कई सारे खेल खेलते हैं तो उसमें एक गोल आकृति इस रूप से बनाते हैं, वो आकृति आपकी क्या होती है? वृत्ताकार होती है। तो एक्चुअल में वृत्त होता क्या है? ये वृत्त होता क्या है? चलिए इसको समझते हैं, इसको परिभाषित करते हैं। मैं इस समतल पर, ये आपका एक समतल सतह हो गया, इस पर मैं क्या करता हूं, एक बिंदु ले लेता हूं। ठीक। और इस बिंदु से एक नियत दूरी लेकर इसके चारों तरफ ऐसे एक पथ तैयार करता हूं। ठीक है, इस तरह से समझे ना। नियत दूरी लेकर, बराबर बराबर दूरी लेकर हम लोग क्या करते हैं, एक फिक्स दूरी लेकर एक पथ तैयार करते हैं इस तरह का। जैसे मैं जो घुमा रहा हूं वो पथ ध्यान दीजिएगा। तो वो जो पथ बन के तैयार होगा वो कुछ इस रूप में, इस तरह का कोई पथ बनेगा। और इस पथ पर अनेकों बिंदु आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, है ना जी। आप ऐसे बिंदु बनाओगे तो ऐसे अनगिनत आपको बिंदु इस पे देखने को मिलेंगे। और इन्हीं समस्त बिंदुओं का समुच्चय से जो आकृति का यहाँ पे निर्माण हो रहा है, ठीक है, यही आकृति आपकी क्या कहलाती है? वृत्त कहलाती है। यानी कह सकते हैं कि वृत्त एक समतल में स्थित उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो समतल पर एक निश्चित बिंदु से सदा उनकी दूरियां बराबर होती हैं। आप इस निश्चित बिंदु से, यानी कि इस बिंदु से, अगर इस निश्चित बिंदु से ये जो आप पथ देख रहे हैं, इस पर किसी भी बिंदु की दूरी देखेंगे, वो दूरी हमेशा क्या होगी? सदा नियत रहेगी। यहां से यहां तक की दूरी, चाहे यहां से यहां तक की दूरी, चाहे यहां से यहां तक इस बिंदु की दूरी, किसी भी बिंदु की दूरी आप देखोगे तो हमेशा सदा वो नियत रहेगी, फिक्स रहेगी। तो यही जो पथ होगा वही आपका क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। समझ गए? आप इसकी परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति जो है, इसी को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। तो यही परिभाषा मुझे अच्छी लग रही है, मैं यही लेता हूं कि किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि जो वृत्त होता है वह ये वृत्त बिंदुओं का समुच्चय होता है। ये बिंदुओं का समुच्चय होता है। इसमें जो आप नियत बिंदु देख रहे हैं ना, इस नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं, सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सेंटर कहते हैं, केंद्र कहते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं इसी में कि नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र यानी कि सेंटर कहते हैं। ठीक है। और केंद्र से वृत्तीय पथ की ये जो दूरी होगी, ये जो नियत दूरी होती है, इसको इसकी त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु की दूरी
वृत्त के किसी बिंदु की दूरी को, जो नियत है दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। यानी कि जो ये केंद्र से नियत दूरी जो देख रहे हैं ना वृत्त के किसी भी बिंदु की, वही उसकी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है, रेडियस कहलाता है। त्रिज्या कहिए या फिर रेडियस कहिए, ठीक है, उसका त्रिज्या या रेडियस कहते हैं। तो आप इस वृत्त में जितनी भी त्रिज्याएं खींचेंगे वो सभी की सभी त्रिज्याएं क्या होंगी? बराबर होंगी, उनमें कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा नियत रहता है। किसी वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? हमेशा बराबर होती है। और मान लीजिए इस वृत्त को दिखाना है जिसकी त्रिज्या r है और केंद्र O है, तो इसको किस तरह से दिखाएंगे? सर्कल है जिसका सेंटर O है और रेडियस r है, इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, सर्कल है जिसका सेंटर O है और रेडियस r है, इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, अच्छा अब हम लोग बात करते हैं वृत्त का अंतः और बाह्य बिंदु या बाह्य भाग। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे किसी वृत्त में उसके अंदर का और बाहर के भाग के बारे में, तो अगर मान लीजिए समतल पे एक हम लोग यहाँ वृत्त इस तरह से दे दिए, तो वृत्त के अंदर जो स्थित होगा बिंदु, जैसे ए हुआ, इसका केंद्र हुआ, और इन सबको हम लोग क्या कहेंगे? वृत्त का अंतः भाग। ये अंदर अंदर वाले भाग में स्थित बिंदु है, ये अंदर की ओर। वृत्त के अंदर का भाग क्या हो जाएगा? अंतः भाग हो जाएगा। और बाहर का जो भाग होगा, जैसे यहाँ पे एक बिंदु P दे दी, तो ये कहाँ स्थित है? इसके बाह्य भाग में स्थित है। ठीक है, ये बिंदु P जो है बाह्य भाग में स्थित है। तो अगर मान लीजिए कोई बिंदु वृत्त के बाह्य भाग में स्थित है, ठीक है, और मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या r है, तो आप यहाँ ध्यान रखना कि अगर कोई बाहर बिंदु होगा, जैसे केंद्र O से बाहर बिंदु है P, तो OP हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा इसके त्रिज्या से, क्योंकि ये इसके बाह्य का बिंदु है। और जैसे A बिंदु अंतः बिंदु है, तो ध्यान रखना कि OA हमेशा कम होगा इसके त्रिज्या से। यानी कि अगर त्रिज्या से किसी बिंदु की दूरी कम हो रही है, यानी कि वह केंद्र के अंदर, वृत्त के अंदर का बिंदु है, और दूरी ज्यादा हो रही है, त्रिज्या से ज्यादा हो जा रही है उस बिंदु की दूरी वृत्त के केंद्र से, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो बाहर स्थित बिंदु है। ये चीज का आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, बात करते हैं गोल चक्रिका क्या होती है। ठीक है, गोल चक्रिका के बारे में समझते हैं, यानी कि सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क क्या होता है? देखिए, अगर मान लीजिए आप कोई वृत्त लेते हैं, वृत्त, ठीक है, तो वृत्त का अंदर का भाग और वृत्त पर स्थित बिंदुओं के समुच्चय को, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? गोल चक्रिका कहते हैं। यानी कि जो कि मान लीजिए वृत्त का केंद्र हमने वो ले लिया, तो ये पूरा अंदर का भाग और ये वृत्त दोनों को एक साथ जब इंक्लूड कर देंगे, यानी कि टोटल वृत्त भी और उसके अंदर का भाग भी, तो उसी को टोटल को हम लोग क्या कह देंगे? गोल चक्रिका कह देंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं कि वृत्त का अंतः भाग और वृत्त पर स्थित बिंदुओं के समुच्चय, बिंदुओं के समुच्चय, बिंदुओं के समुच्चय को एक गोल चक्रिका कहते हैं। देखिए, अगर खाली इसको देखा जाएगा, इस पथ को सिर्फ देखा जाएगा, तो ये तो आपका वृत्त हो गया, लेकिन गोल चक्रिका कौन हो गई? ये पथ और अंदर का टोटल भाग, ये आपका क्या कहलाएगी? गोल चक्रिका कहलाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं? यानी कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल, कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है? सर्किल क्या होता है? देखिए, हम लोग अगर यहां पर एक ही केंद्र वाले
दो या दो से अधिक वृत्त ले लें जिनका केंद्र एक ही हो, वो आपका क्या कहलाएंगे? सकेंद्रीय वृत्त कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही होता है, दो या दो से अधिक वृत्त, वो क्या कहलाते हैं? सकेंद्रीय वृत्त, यानी कि समान केंद्र वाले वृत्त, इसका मतलब सकेंद्रीय वृत्त। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक ही केंद्र वाले दो या दो से अधिक वृत्तों को सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। सकेंद्रीय वृत्त यानी कि समान केंद्र वाले वृत्त उन्हें कहते हैं। समझ गए? चलिए अब हम लोग बात करते हैं वृत्त की परिधि क्या होती है। वृत्त की परिधि यानी कि सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। क्या होता है सरकमफरेंस? देखिए, वृत्त का जो ये पथ होता है ना, उस पूरे पथ को उसकी परिधि कहते हैं। ठीक है, ये जो पूरा पथ, मान लीजिए एक चक्कर लगाते हैं किसी वृत्ताकार पथ पर, इस पथ की टोटल यहां से यहां तक की लंबाई जो होगी ना, यानी कि एक चक्कर पूरा करने में तय की गई जो दूरी होगी, वही वृत्त की परिधि यानी सरकमफ्रेंस कहलाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वृत्त के एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी वृत्त की परिधि कहलाती है। वृत्त की परिधि यानी उसका सरकमफ्रेंस कहलाता है, परिधि कहलाती है। यानी कि अगर मैं मान लो यहां कहता हूं कि ये बिंदु हमारे पास ए है, तो ए बिंदु से चलकर और फिर यहीं पे आप पहुंच गए, जो टोटल पथ की लंबाई होगी ना, उसकी क्या कहलाएगी? वृत्त की परिधि कहलाएगी। ठीक है, हम लोग परिधि को परिमाप के नाम से ही जानते हैं। हम लोग वर्ग में देखते हैं ना, जैसे वर्ग में बात करते हैं, आयत में बात करते हैं, आयत में देखते हैं ना आयत का परिमाप यानी कि इसके टोटल पथ की लंबाई। तो बस इसमें परिधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कर्व शेप रहता है, इसलिए इसका परिधि नाम दे दिया जाता है। इसमें हम लोग परिमाप कहते हैं, ज्यादा फर्क नहीं है। समझ गए? यही बस फर्क है। और वैसे हम लोग जानते हैं, क्लास 7-8 में पढ़ता है कि वृत्त की परिधि अगर त्रिज्या r है तो 2πr होता है। पढ़े हुए हैं ना जी? चलिए अब वृत्त का चाप क्या होता है? वृत्त का चाप यानी कि आर्क ऑफ अ सर्कल। सर्कल का आर्क क्या होता है? देखिए, हम लोग परिधि का कोई भी हिस्सा ले लेंगे ना, इसके वृत्त की परिधि का कोई भी हिस्सा, मान लीजिए इस परिधि पर हम लोग ए और बी बिंदु यहाँ ले लिए, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई या ये लंबाई, इसका क्या कहलाएगा? वृत्त का चाप कहलाएगा। तो ये लघु चाप हो जाएगा, ये वाला दीर्घ चाप हो जाएगा। ठीक है, या कह सकते हैं इस तरह से कि वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं के बीच का जो भाग होगा वृत्त का चाप कहलाएगा। यहाँ लिख सकते हैं कि वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं के बीच का भाग वृत्त का चाप कहलाता है। वृत्त का चाप कहलाता है। तो जैसे ये चाप देख रहे हैं, इस चाप को कैसे लिखेंगे? चाप ए बी। तो इसमें ध्यान रखना, चाप ए बी कहने का मतलब ये भी हो गया या ये भी हो गया। तो अगर आप लघु चाप कह दिए, लघु चाप ए बी हो गया, तो लघु मतलब ये वाला छोटा वाला। और अगर यही दीर्घ कह दिए, दीर्घ चाप ए बी ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब इस वाले की बात हो रही है। ठीक है, आप वृत्त के चाप को ऐसे भी कह सकते हैं, या मैं यहां पे लिख देता हूं कि वृत्त की परिधि के किसी भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। वृत्त का चाप कहते हैं, ऐसे आप कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसका परिधि का कोई भी भाग उसका चाप कहला जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वृत्त के व्यास के बारे में। व्यास क्या होता है? व्यास यानी कि डायमीटर।
देखिए व्यास जो होता है ना, व्यास, ये वृत्त का मान लीजिए यहाँ पे केंद्र देते हो, वृत्त का व्यास जो होता है केंद्र से जाने वाली वह रेखाखंड होती है जो जिसके अंत बिंदु जो दोनों हो वृत्त पर स्थित हो। जैसे यहाँ ए और बी बिंदु देखिए, ये वृत्त पर स्थित है और ये कहां से जा रहा है, वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है। तो इस रेखाखंड को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो यहाँ पे आप चाहो तो परिभाषा में लिख सकते हो कि वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास वह रेखाखंड है, वह रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र से होकर जाती है तथा जिसके दोनों प्रांत बिंदु एंड पॉइंट वृत्त पर हो, प्रांत बिंदु वृत्त पर हो। देखिए एक्चुअल में ये जो व्यास है ना, ये त्रिज्या का ही 2 गुना, यहाँ केंद्र से यहां तक की दूरी त्रिज्या, यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या, और ना तो व्यास जो होता है, व्यास वह त्रिज्या का 2 गुना होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। व्यास को डी से डिनोट कर देते हैं और त्रिज्या को आर से, यानी कि व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। आप ये याद भी रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब बात करते हैं हम लोग वृत्त के अंदर दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त दिशा और वार्मावर्त दिशा क्या होती है। दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दूसरा वार्मावर्त यानी कि आप लिख सकते हैं यहां पर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि जिधर घड़ी घूमती है ना उस दिशा में अगर कहें तो वो दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज होगी। यानी कि जैसे मान लीजिए मैं यहां पर 2 बिंदु ले लेता हूं, एक बिंदु P और एक बिंदु Q ले लेता हूं। मैं यहां पर ऐसे दिखा देता हूं इस तरह से, तो Q से P के तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं, यानी दक्षिणावर्त हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, दक्षिणावर्त हो जाएगा। और P से Q की तरफ जा रहे हैं तो ये घड़ी इधर नहीं ना घूमती है, घड़ी तो ऐसे घूमती है, तो घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे, वार्मावर्त, वार्मावर्त। ठीक है, तो आप इसकी परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि जिस दिशा में घड़ी की मिनट की सुई, या घड़ी की सुई लिखो ना, मिनट की सुई क्या, घड़ी की सुई, घड़ी की सुई घूमती है उसे दक्षिणावर्त दिशा कहते हैं, दक्षिणावर्त दिशा कहते हैं। और जिस दिशा में, या घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा, और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, घड़ी की सुई के घूमने की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, दिशा को वार्मावर्त कहते हैं, या वार्मावर्त दिशा कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया दक्षिणावर्त और वार्मावर्त दिशा क्या हो। चलिए अब हम लोग देखते हैं वृत्त की जीवा क्या होती है, जिसे हम लोग चाप कर्ण भी कहते हैं, चाप कर्ण भी कहते हैं जीवा को। ठीक है, यानी कि कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। क्या होता है कॉर्ड, चलिए इसको देखते हैं।
मैं यहां पर एक वृत्त ले लेता हूं, ठीक है। इस वृत्त की दो वृत्त पर स्थित किसी भी दो बिंदु को जब इस तरह से आप मिलाओगे, जैसे मैं यहाँ पर एक बिंदु ए और एक बिंदु बी ले लेता हूँ, तो ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड देख रहे हैं ना, उसी को हम लोग वृत्त का जीवा कहते हैं। ये क्या हो गया? जीवा हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वृत्त पर के दो बिंदुओं, वृत्त पर के दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। वृत्त की जीवा कहते हैं या चापकर्ण होते हैं। तो वृत्त के अंदर जो सबसे बड़ी जीवा होती है ना, वो एक्चुअल में वृत्त का व्यास ही होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वृत्त का व्यास होता है। याद रखना कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। वृत्त का व्यास होती है। याद है मैंने बताया था कि वृत्त का जो व्यास होता है ना, वह 2 गुना होता है किसके? उसके त्रिज्या के। और ये ध्यान रखना कि सबसे बड़ी जीवा होती है। आप एक वृत्त के अंदर ना अनेकों जीवाएं खींच सकते हैं, ठीक है। वृत्त में अनेक जीवाएं खींच सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं कि वृत्त में अनेक जीवाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती है। ये भी लिख सकते हैं, है ना जी। चलिए, अच्छा अब इसमें बात कर लेते हैं अर्धवृत्त क्या होता है। अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल क्या होता है। देखिए मैं यहां पर एक वृत्त ले लेता हूं और इस वृत्त में एक मैं इसका व्यास खींच देता हूं। तो जब ये व्यास आप खींचेंगे ना, तो ये व्यास क्या करता है कि इस पूरे परिधि को, वृत्त के परिधि को 2 बराबर भागों में बांट देता है, जिसमें से प्रत्येक ये भाग, यानी कि ये प्रत्येक भाग क्या है? ये आपका एक चाप है। प्रत्येक चाप को हम लोग उस वृत्त का अर्धवृत्त कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? प्रत्येक चाप को हम लोग अर्धवृत्त कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे इसे कि वृत्त का व्यास उसे 2 बराबर चापों में बांटता है। इन दोनों चापों में से प्रत्येक को अर्धवृत्त कहते हैं। अर्धवृत्त कहते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। समझ गए? चलिए अब हम लोग बात करते हैं वृत्तखंड के बारे में, यानी कि सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, मैं यहां पर एक वृत्त लेता हूं और इसकी एक मैं जीवा भी यहां ले लेता हूं। तो यह जीवा जो हमने इसमें लिया है, यह जीवा वृत्त को 2 भागों में बांट रही है, जिसमें से प्रत्येक भाग जो घिरा हुआ है किसके द्वारा? तो इस जीवा से और चाप से। उसको हम लोग क्या कहते हैं? वृत्तखंड। यानी कि ये भी आपका वृत्तखंड है, ये भी वृत्तखंड है। तो जो छोटा वाला वृत्तखंड होगा उसको लघु वृत्तखंड कहेंगे, लघु वृत्तखंड। और जो बड़ा होगा उसको क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड यानी कि माइनर सेगमेंट, और यहां पे ये मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो माइनर और मेजर सेगमेंट कहेंगे इस तरह से। आप इसकी परिभाषा से दे सकते हो कि वृत्ताकार क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा तथा चाप से
तथा चाप से घिरा हो, चाप से घिरा हो वृत्तखंड कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। वृत्तखंड को हम लोग औधा के नाम से भी जानते हैं, औधा भी इसे कहा जाता है, याद रखना। ये वृत्तखंड वृत्त पर जब कोण बनाए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इस यहाँ पर इस क्या कहते हैं, ये जो आप जीवा खींचे हैं, जीवा के द्वारा यहाँ पर वृत्त पर एक कोण ऐसे बना सकता हूं, ठीक है, या फिर इधर की ओर मैं कोण बना सकता हूं इस तरह से। तो ये जो कोण है ना, ये कोण ये किसके द्वारा बना हुआ है, तो इन वृत्त खंडों के द्वारा बना हुआ है, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं, वृत्त खंड का कोण क्या होता है, यानी कि एंगल ऑफ सेगमेंट क्या होता है। तो आप इसकी परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि जिस कोण का शीर्ष बिंदु खंड के चाप पर हो, देख लीजिए खंड के चाप पर है ना जी, ये चाप पर हो, तथा खंड की जीवा आधार हो। देख लीजिए खंड की जीवा क्या है, इस कोण के लिए आधार लिया गया है, आधार हो, उस कोण को क्या कहते हैं, वृत्तखंड का कोण कहते हैं, वृत्तखंड का कोण कहते हैं। समझ गए। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, बाकी बहुत सारे भी टॉपिक है जिनको नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।